असली दौलत। माँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आप सूरज भैया से ले लो। बाद में अस्पताल का जितना भी बिल होगा मैं आधा सूरज भैया को दे दूंगा। धीरज ने सुमन जी से कहा, मेरे पास भी कौन सा कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। अभी 2 महीने पहले ही तो मैंने अपने बच्चों का कॉलेज में दाखिला करवाया है माँ। जो पापा के पैसे हैं उन्हें बैंक से निकलवा कर उनका इलाज करवा लो। बाद में हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा दे देंगे। सूरज ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। ये हैं सुमन जी के 2 होनहार बेटे सूरज और धीरज। दोनों ही आत्मनिर्भर हैं। धीरज एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आसीन है और सूरज का खुद का अच्छा खासा बिजनेस है। इन दोनों को यहाँ तक लाने के लिए दिनेश जी और सुमन जी ने दिन रात एक कर दिए। दिनेश जी एक बैंक में मैनेजर थे। हर माँ बाप की तरह उनका भी सपना दोनों बच्चों को कामयाब बनाना था। दिनेश जी का परिवार बहुत बड़ा था। घर में उनके माता पिता, 2 छोटी बहनें और सुमन जी के अलावा 2 बेटे भी थे। दिनेश जी बैंक से आकर एक सेठ का अकाउंट भी देखते थे, जिससे उनकी आमदनी थोड़ी बढ़ जाती। उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी की और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा भी दिलो जान से की। दिनेश जी जो भी कमाते वो साथ ही खर्च हो जाता। इतने बड़े परिवार में बचत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ता था। जिन बच्चों के लिए सुमन जी और दिनेश जी ने अपने पता नहीं कितने ही अरमानों का गला घोटा था, आज उन बच्चों के पास पिता के इलाज के पैसे नहीं थे। आप लोग जल्दी फैसला कीजिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, डॉक्टर ने आईसीयू से बाहर आकर कहा। आप इलाज शुरू कर दीजिए डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का जो भी खर्च होगा मैं जमा करा दूंगी, सुमन जी ने कहा। डॉक्टर दिनेश जी के दोस्त का बेटा था, इसीलिए उसने इलाज शुरू करवा दिया। दिनेश जी का ऑपरेशन कामयाब रहा और भगवान की कृपा से उनकी जान भी बच गई। 2 हफ्तों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। उनके दोनों बेटे और बहुएं औपचारिकता निभाने उनके गांव वाले घर आए, क्योंकि अब दिनेश जी और सुमन जी अपने गांव आ गए थे। वो अब अपनी आगे की जिंदगी शहर की भीड़भाड़ से दूर गांव की शांति और प्रकृति की गोद में बिताना चाहते थे। अपने ही बेटों के व्यवहार ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। जिन बच्चों के कारण वो दिन रात मरते खपते रहे, उन्होंने पिता को मृत्यु के इतने करीब देखकर भी हिस्से की बात की। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि सुमन जी ने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया। पापा, जब आप दोनों गांव में ही रहना चाहते हो तो क्यों ना हम अपना पुराना घर बेच दें। हम दोनों भाइयों के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इसीलिए अब ये घर हमें छोटा पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस घर को बेचकर हम दोनों पैसों को बराबर में बांट लेंगे। और हम, सुमन जी ने कहा, आप दोनों 6 महीने मेरे साथ और 6 महीने सूरज भैया के घर रहना, या आप मेरे घर रहना और पापा सूरज भैया के घर। धीरज ने अपना उल्लू सीधा करना चाहा, क्योंकि उसकी पत्नी नौकरी करती थी। सुमन जी साथ रहेंगी तो उसके बच्चों और घर को संभाल लेंगी। अब बुढ़ापे में तुम हम दोनों पति पत्नी को अलग करोगे? ये नहीं हो सकता। हमें तुम दोनों की भीख नहीं चाहिए। हम दोनों ने जब इतने बड़े परिवार को अपने दम पर पाला है, तो क्या हम अपना गुजारा नहीं कर सकते? हमारा खर्च तो तुम्हारे पापा की पेंशन से चल जाएगा, सुमन जी ने गुस्से में कहा। ठीक है माँ, तो फिर आप वो घर बेचकर हमारा बंटवारा कर दीजिए। अब इकट्ठे रहना मुश्किल होता जा रहा है। बंटवारा? कैसा बंटवारा? हमारे पास इस गांव वाले घर के अलावा और है ही क्या? जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो तो बिक चुका है। मैंने उन लोगों से तुम्हारे पापा के ठीक होने तक की मोहलत मांगी थी।
अब वो हमें खाली कराना होगा। क्या? वो घर बेच दिया? हमसे पूछे बिना आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? दोनों बेटे एक ही स्वर में बोले। और क्या करती? तुम्हारे पापा को मरने देती? तुम लोगों ने तो ऑपरेशन के पैसे देने के नाम पर मुंह मोड़ लिया था। तुम दोनों तो बिल का आधा हिस्सा देने की बात कर रहे थे। तुम दोनों ने इनके इलाज के लिए एक पैसा भी मुझे नहीं दिया। आप दोनों के पास बहुत पैसा है। पापा को रिटायरमेंट पर बहुत पैसा मिला था। वो सब कहाँ है? सूरज ने कहा। सब कुछ पता होते हुए भी अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सुमन जी अपना आपा खो बैठी। वो बोली, तुम्हारा बिजनेस शुरू करने के लिए तुमने क्या किया? क्या तुम्हारे पास पैसे थे? सूरज चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाया था। दिनेश जी की रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिला, उन्होंने सारा का सारा पैसा उसके बिजनेस में लगा दिया था। सुमन जी तो कहती भी रही कि कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचा लो, परंतु दिनेश जी ने ये कहकर उन्हें चुप करा दिया कि बुढ़ापे में हमारे बेटे हमारा सहारा बनेंगे। हम पैसों का क्या करेंगे? हमारी असली दौलत तो हमारे बच्चे हैं। आज वो बेटे उनसे अपना हिस्सा मांग रहे थे, माता पिता को रखने की समय सीमा तय कर रहे थे। हालांकि दिनेश जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए, ऑपरेशन के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। जब उन्होंने अपने बेटों और सुमन जी का वार्तालाप सुना तो वो एक छड़ी की सहायता से बाहर आंगन तक आ गए और बोले, वो घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। अगर मेरे ऑपरेशन के लिए सुमन ने वो घर बेच भी दिया तो क्या हुआ? तुम दोनों होते कौन हो अपनी माँ से जवाब मांगने वाले? जब मैं अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? तब तुम दोनों ने मेरे इलाज के पैसे क्यों नहीं दिए? अगर वो डॉक्टर मेरे दोस्त का बेटा ना होता तो मेरा इलाज उस दिन शुरू नहीं होता। मैं बिना इलाज के ही मर गया होता, क्योंकि तुम्हारी माँ को पैसों का इंतजाम करने में 4-5 दिन लग गए थे। मैं ही पागल था जो तुम लोगों को ही अपनी असली दौलत मानता रहा और बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचाया। काश मैं तुम्हारी माँ और अपने दोस्त की बात मान लेता तो आज मेरी पत्नी को इलाज के लिए तुम दोनों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। चलो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब मुझे अकल आ गई है। तुम दोनों जहां मर्जी रहो, हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। और रही बात बंटवारे की, तो हमारे जीते जी तो ये गांव वाला घर हमारे नाम ही रहेगा और हमारे मरने के बाद ये मेरे पोते पोतियों के नाम हो जाएगा। तभी उनके पोते पोतियां भी बाहर आ गए और बोले, हम लोग तो अपने दादा दादी के पास ही रहेंगे। हम इन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। आप लोगों ने हमें अपने कमरे में रहने को कहा था, परंतु जब हमें आप लोगों के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी तो हमने चुपके से आप सभी की बातें सुन ली। आज हमें आपको अपना पिता कहने में शर्म आ रही है। सूरज का बेटा बेटी एक ही स्वर में बोले। तभी धीरज का बेटा बेटा जियांश उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी ये सोचकर शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसे इंसान का बेटा हूँ जिसके लिए माता पिता का त्याग कुछ नहीं है, बस पैसा ही सब कुछ है। पापा, ये मत भूलना कि एक दिन जहाँ आज दादाजी खड़े हैं, कुछ सालों बाद आप वहाँ होंगे। अपने पिता को मौत के मुंह में जाते देख भी आपका दिल नहीं पसीजा? आपने उनका इलाज नहीं करवाया पापा। अगर दादाजी की जगह मैं या मम्मी होते तो क्या आप तब भी ऐसा करते? जियांश ने गुस्से में कहा। सभी बच्चे अंदर से ही सलाह करके आए थे। वो बोले, आप लोगों को आधा हिस्सा चाहिए ना, तो ठीक है, आपको आधा हिस्सा ही मिलेगा। आप दोनों के 2 बच्चों में से आपको एक बच्चा ही मिलेगा और दूसरा यहाँ दादा दादी के साथ रहेगा। हम लड़के यहाँ रहेंगे और हमारी बहनें आप लोगों के साथ रहेंगी।
अब धीरज और सूरज की शक्लें देखने लायक थी। अपने बच्चों के आगे अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वो दोनों आगे बढ़े और अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। माँ, बाबूजी, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हम आपके प्यार और बलिदान को आपका फर्ज ही समझते रहे। सुमन जी ने उन्हें उठाया। अब वो दोनों अपने बच्चों से माफ़ी मांगते हुए बोले, तुम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम सबने हमारी आंखें खोल दी। हमसे समझदार तो तुम लोग निकले। सच में, अगर तुम लोग ऐसा ना करते तो हमें अपनी गलती का एहसास कभी ना होता, क्योंकि हमारी आंखों पर तो लालच और मतलब की पट्टी बंधी हुई थी। माँ, बाबूजी, हम अपने उसी घर को दोबारा से खरीदेंगे और साथ में रहेंगे। हमें पता है उस घर में आप लोगों की जान बसती है। बाबूजी ने कड़ी धूप में खड़े होकर उस घर की एक एक ईंट को लगाते हुए देखा है, और आपने घर के हर कोने को अपनी मर्जी से सजाया और संवारा है। उस घर से हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई है। अब सभी के मन मुटाव दूर हो गए थे और सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे। दिनेश जी सुमन की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो कह रहे हों, ये है मेरी असली दौलत। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।